नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्री बीएसटीसी एग्जाम जो 2019 में हुआ था उस एग्जाम में जो हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी इस वीडियो में व्याख्या सहित देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, इससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे 300 क्वेश्चन प्री बीएसटीसी एग्जाम 2019 में पूछे गए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, वीर गति पाना, लापता होना, बेफिक्र होना या फिर खूब याद आना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीर गति पाना, यानी कि खेत रहना या फिर युद्ध में शहीद हो जाना, ये खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अध जल गगरी छलकत जाए मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। देखिए मुहावरे व लोकोक्तियों संबंधी 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के एग्जाम में, तो आपको भी ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो देखिए अधि जल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, अधिक क्रोध करना, स्तब्ध होना, पुरानी प्रथा पर ही चलना या फिर डींग हाँकना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, डींग हाँकना। देखिए इसका सही अर्थ अगर देखें तो क्या होता है कि जिसमें ज्ञान कम होता है वह दिखावा ज्यादा करता है। मतलब अध जल गगरी छलकत जाए, जो व्यक्ति बहुत कम जानता है तो भी वह ज़्यादा विद्वान बनने का ढोंग करता है। तो देखिए डींग हाँकना यह भी एक प्रकार का मुहावरा है जिसका भी भावार्थ यही निकलता है कि बड़ा चढ़ाकर बातें करने वाला कम जानते हुए भी बड़ा चढ़ाकर जो बातें करता है उसको डींग हाँकना कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन 4, डींग हाँकना। अगला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए इन चारों में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतंग, तुरंग, है या फिर घोटक। तो देखिए तुरंग घोड़े को कहते हैं, है भी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, घोटक भी घोड़े का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन मतंग जो है यह घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतंग किसका है, मतंग हाथी का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपने हो जाएगा एकदम सही आंसर, मतंग किसका है, हाथी का पर्यायवाची शब्द। बाकी तुरंग हो गया, है हो गया, घोटक हो गया, अश्व हो गया, सेंधव हो गया, सरता हो गया, ये सभी किसके हैं, घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ का अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, इसके लिए एक अर्थ क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थानांतरित, ऑप्शन सेकंड। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरित, ऑप्शन सेकंड। और देखिए स्थानापन्न का मतलब क्या है, स्थानापन्न का मतलब होता है किसी की गैर हाजिरी में नियुक्त किया गया उसको बोलते हैं स्थानापन्न, यानी कि दूसरे का स्थान ग्रहण करना यह है स्थानापन्न। और एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ यह कहलाता है स्थानांतरित। अगला क्वेश्चन है, उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो देखिए उन्मुख के क्या हो जाएगा, विलोम शब्द, विनीत, सम्मुख, सन्मुख या फिर विमुख। तो इसका क्या होगा अपने विमुख, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सुंदर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए सुंदर के पर्यायवाची हमें ध्यान होना चाहिए कौन कौन से हैं, रुचिर, विशिक, चारु और ललित। तो देखिए सुंदर रुचिर को बोलते हैं, चारु सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, ललित भी सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन विशिक जो है ये सुंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विशिक किसका पर्यायवाची शब्द है, ये बाण का पर्यायवाची शब्द है। किसका है, बाण का पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा अपने सही आंसर, विशिक सुंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी रुचिर हैं, चारु हैं, ललित हैं, इसके अलावा मंजुल हैं, मनोहर हैं, ये सभी किसके हैं, ये सभी सुंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, अली और अली का शब्द युग्म ये हमें बताना है। इस वाले अली को क्या कहते हैं और इस वाले अली को क्या कहते हैं। अली ई की मात्रा छोटी, तो देखिए इस वाले अली को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोरा। और अली ई वाली बड़ी मात्रा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सखी। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा अपने सही आंसर। फर्स्ट वाला अली है अपने बोरा और सेकंड वाला अली है अपने सखी। तो ऑप्शन सेकंड अपने सही आंसर है। और देखिए बोरे के आपको पर्यायवाची शब्द भी ध्यान में होना चाहिए, जैसे भ्रमर हैं, मधुप हैं, अली हैं, ये सभी बोरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन सेकंड अपना हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देखिए काफी सारे मुहावरे व लोकोक्तियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना, बहुत प्रयास करना, मूर्ख होना, चलते चलते थक जाना या फिर केवल कल्पनाएं करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने केवल कल्पनाएं करना या फिर तरह तरह के विचार करना, ये होता है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन 9 है, असक्त असक्त युग्म का क्या अर्थ है। देखिए ये दिखने में आपको समान लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग होता है। तो पहले वाले असक्त में सक्त कैसे आ रहा है, ये वाला आ रहा है। शक्ति को हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार। आगे क्या लिखा हुआ है, तो अशक्ति अगर देखें तो अशक्ति क्या होता है, शक्तिहीन या फिर कमजोर। कमजोर को हम क्या बोलते हैं, असमर्थ। तो इसका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा इस असक्त का। और सेकंड वाले असक्त का क्या हो जाएगा, इस असक्त का होता है विरक्त। विरक्त का मतलब क्या होता है, उदासीन। उदासीन यानी कि आसक्तहीन या आसक्तिहीन, जो भोग विलास से दूर रहने वाला, उसको बोलते हैं विरक्त। तो ऑप्शन फर्स्ट अपने हो जाएगा सही आंसर। फर्स्ट वाले असक्त का हो जाएगा असमर्थ, सेकंड वाले का हो जाएगा विरक्त, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या अव्ययीभाव समास। तो प्रतिक्षण में हो जाएगा अपने अव्ययीभाव समास, ऑप्शन 4। और देखिए इसका अगर समास विग्रह देखें तो प्रतिक्षण का समास विग्रह क्या होता है, हर क्षण। प्रतिक्षण मतलब हर क्षण या प्रत्येक क्षण, ये इसका होता है समास विग्रह। और देखिए हर एक ऐसा कोई भी शब्द आ जाए, प्रतिक्षण हो गया, प्रतिदिन हो गया या फिर प्रतिपल हो गया, इन सभी में कौन सा समास होगा, ये हो जाएगा अपने अव्ययीभाव समास। प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिपल या फिर यथाशक्ति हो गया, यथाक्रम हो गया, ये सभी अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने सही आंसर। क्वेश्चन 11 है, सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या अव्ययीभाव समास। तो देखिए सन्मार्ग में अपने हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन 3। देखिए सन्मार्ग में संधि भी है, समास भी है। इसकी संधि अगर करें तो क्या होता है, सत धन मार्ग, ये होता है सत धन मार्ग। इसमें संधि कौन सी है, व्यंजन संधि। सत का मतलब क्या होता है, अच्छा। मार्ग का मतलब क्या होता है, रास्ता। जो अच्छे रास्ते पर चलता है उसको क्या बोलते हैं, सन्मार्गी या सन्मार्ग। मतलब इसका समास विग्रह अगर करके देखें तो सत है जो मार्ग, सत है जो मार्ग, मतलब इस मार्ग की विशेषता बता रहा है ये सत। तो जिस समाज में अगर कोई एक विशेषण और दूसरा विशेष हो उसको क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण। जिस किसी भी शब्द में एक विशेषण हो दूसरा विशेष हो उसमें कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। जैसे एक और हम उदाहरण देके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। सद्भावना, ये देखा हमने। तो देखिए भावना कौन सी है, सद यानी कि अच्छी भावना। सद है या सत है जो भावना, तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। इसी प्रकार महात्मा हो गया, महाकाव्य हो गया, परमेश्वर हो गया, परम है जो ईश्वर, इन सभी में कौन सा समास है, ये है अपने कर्मधारय समास। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो सन्मार्ग में कौन सा हो जाएगा अपने कर्मधारय समास, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, जो आंखों के सामने हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है। तो देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जो आंखों के सामने हो, पाश्चात्य, पाक्षिक, प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष। तो देखिए प्रत्यक्ष को कहते हैं जो आंखों के सामने हो, और पाश्चात्य को क्या बोलते हैं, पीछे का, जो भी पीछे का चला गया उसको पाश्चात्य बोलते हैं। और प्रत्यक्ष क्या है, जो आंखों के सामने हो, जो सामने अभी दिख रहा हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए पर्णकुटी को हम किस प्रकार लिखेंगे, तो पर्णकुटी शुद्ध इस प्रकार लिखा जाता है, पर्णकुटी ये। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा सही आंसर, पर्णकुटी। और देखिए एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, पर्णकुटी में कौन सा समास है, पर्णकुटी में समास कौन सा है। और पर्ण का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, पत्ता, पत्तों से बनी हुई गुट्टिया, ये इसका समासी विग्रह है। तो इसमें समास कौन सा है आपको ये कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, बांछे खिलना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देखिए बांछे खिलना, परिवर्तन होना, प्रभाव जमना, अत्यंत प्रसन्न होना या फिर कलंक लगना। तो देखिए बांछे खिलना का मतलब है अपने अत्यंत प्रसन्न होना, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अप उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है, अपितु, अपिदान, अपकीर्ति या फिर बी या सी दोनों। तो देखिए बी में क्या है, अपिदान। अपिदान में तो अपि उपसर्ग है, अप उपसर्ग नहीं है, तो बी व सी दोनों तो होगा नहीं। अपितु में भी अपि उपसर्ग है, तो ये भी नहीं है। तो अपने आंसर कौन सा हो जाएगा, अपकीर्ति, इसमें अप उपसर्ग है, अपधन कीर्ति, ये इसका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन 3 इसमें अप उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। तो देखिए कौनते शब्द में मूल शब्द की अगर बात करें तो क्या है इसमें, मूल शब्द तो है कुंती,
और इसमें प्रत्यय की अगर बात करें तो प्रत्यय क्या है इसमें, ये है ए प्रत्यय। तो ऑप्शन अपने कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। देखिए ये बड़े वाला ए नहीं आएगा, ये वाला ए आएगा। तो ऑप्शन थर्ड अपने सही है, कुंती धन ए। और जब भी किसी भी शब्द के पीछे ए प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है, जैसे देखिए राधा, राधा धन ए, ये हो जाएगा राधे, राधा धन ए राधे। इस प्रकार अगर देखें गंगा धन ए, गंगा धन ए देखें तो क्या हो जाएगा अपने गांगे हो जाएगा, गांगे। इस प्रकार कुंती धन ए, ये हो जाएगा अपने कौनते, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक कौन सा वाक्य कहलाता है। तो देखिए जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और केवल एक ही विधेय होता है वह कौन सा वाक्य है, यह है अपने कौन सा, सरल वाक्य, ऑप्शन थर्ड। जब आप वाक्य अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसको सरल वाक्य कहते हैं। देखिए उद्देश्य किसको बोलते हैं और विधेय किसको बोलते हैं, विधेय और उद्देश्य किसको बोलते हैं, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात कर रहे हैं यानी कि कर्ता के बारे में बात करते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो राम क्या है इसमें, यह है अपने उद्देश्य। विधेय क्या है, कर्ता के अलावा जितने भी बातें हैं, कर्ता या कर्ता के विस्तार के अलावा जितनी भी बातें हैं वो क्या है, विधेय हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, सरल वाक्य के उदाहरण लेता हूँ, संजय पढ़ता है, संजय पढ़ता है। तो इसमें उद्देश्य क्या हो गया, उद्देश्य तो हो गया अपने संजय, पढ़ता है क्या है, यह है विधेय। और ये कौन सा वाक्य है, सरल या फिर साधारण वाक्य। तो ऑप्शन थर्ड अपने हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। देखिए उदाहरण नहीं है ये पूछा है, इसमें कौन सा नहीं है, चतुर्भुज, दशानन, नवरत्न और त्रिलोचन। तो देखिए ये क्वेश्चन हुआ था डिलीट, क्यों हुआ था डिलीट, क्योंकि देखिए चतुर्भुज, दशानन, नवरत्न और त्रिलोचन इन चारों में क्या है, द्विगु समास है। क्यों है द्विगु समास, क्योंकि देखिए द्विगु समास का क्या नियम है कि पूर्व पद जो होता है ये क्या होता है, संख्यात्मक होता है। पूर्व पद या फिर उत्तर पद भी हो सकता है संख्यात्मक, और ये समूह का बोध कराता है। जैसे देखिए चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार, दशानन 10 आननों या फिर 10 हाथों का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार और त्रिलोचन 3 लोचनों का समाहार। इन चारों में तो हो गया द्विगु समास, ये तो हो गया। और नवरत्न को अगर छोड़ दें तो चतुर्भुज, दशानन और त्रिलोचन इन तीनों में बहुव्रीहि समास भी है। द्विगु समास तो है ही, लेकिन इन तीनों में बहुव्रीहि समास भी है, क्योंकि देखिए 4 भुजाओं का समाहार करेंगे तो क्या आएगा अपने द्विगु समास। और अगर इसी समास को इस तरह से लिखेंगे कि 4 भुजाएं हैं जिसके, तो तीसरा अर्थ क्या निकलता है, विष्णु, विष्णु भगवान। तो ये इसका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार 10 आननों का समाहार करेंगे तो आ जाएगा अपने द्विगु समास। और इसी तरह इसको करेंगे दशानन के लिए, 10 आनन है जिसके, वह कौन है, ये है रावण, ये करेंगे तो क्या आएगा, बहुव्रीहि समास। और त्रिलोचन 3 लोचन है जिसके, ये कौन है, शिव, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। और 3 लोचनों का समाहार या फिर नेत्र का समाहार, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने द्विगु समास। तो ये क्वेश्चन हुआ था अपने डिलीट। इन चारों में क्या है, द्विगु समास है। और चतुर्भुज, दशानन और त्रिलोचन में द्विगु के साथ साथ बहुव्रीहि समास भी है। अगला क्वेश्चन है, काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है, यह दर्शाने वाली लोकोक्ति कौन सी है। तो देखिए काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है, यानी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, काम बिगड़ जाए उसके बाद अब पछता रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं है, यानी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये ऑप्शन भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध है। तो देखिए माँ दूध जमा रही है, ठंडा बर्फ लाओ, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, मुझे जयपुर जाना है। तो देखिए माँ दूध जमा रही है, बिल्कुल सही है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, ये भी सही है। मुझे जयपुर जाना है, ये भी सही है। लेकिन ठंडा बर्फ लाओ, ये वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो देखिए बर्फ हमें पता है बर्फ हमेशा ठंडा ही होता है, तो यहाँ पर ठंडा लगाने का कोई औचित्य है ही नहीं, क्योंकि जो ठंडा नहीं है वो बर्फ कैसे होगा, बर्फ तो हमेशा ठंडा ही होता है, तो ये ठंडा यहाँ पर नहीं लगेगा। बर्फ लाओ या फिर ये वाक्य अपना हो जाएगा क्या, अशुद्ध, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है,
दिए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है यह हमें छांटना है। देखिए वो तो था अशुद्ध वाक्य, इसमें से शुद्ध कौन सा है यह हमें छांटना है। मैं आजकल घूमने जाता हूँ, मेरा वक्त कवि थी, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, कलम सीमा ने रहीम को दी। तो देखिए अगर बात करें सेकंड की, मेरा वक्त कवि थी, तो देखिए मेरा क्या है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के क्या आता है, कवि नहीं आता है, ये क्या आता है, कवयित्री आता है। कल के वीडियो में हमने देखा था कवयित्री, ये कवयित्री, तो ये अपने अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन सेकंड वाला। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, तो देखिए ये मैंने यहाँ पर ये अशुद्ध है, ये भी गलत है। कलम सीमा ने रहीम को दी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा हो जाएगा, मैं आजकल घूमने जाता हूं, ऑप्शन फर्स्ट वाला अपने एकदम शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा निषेधात्मक क्या होता है। नेगेटिव वाक्य या फिर मना करने वाला जैसा वाक्य हो। ईश्वर सबका भला करे, आज कहाँ जा रहे हो, सड़क और मत भागो। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, बच्चा खेल रहे हैं, सड़क की ओर मत भागो, ये है इसका सही। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव वाक्य कौन सा हो गया, मत भागो मतलब मना हो रही है इसमें, सड़क की ओर मत भागो ये इसमें हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य। सड़क पर मत भागो या फिर सड़क की ओर मत भागो, यहाँ पर और ये मिसप्रिंट हुआ है, तो निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा अपने ऑप्शन थर्ड। जब किसी वाक्य में काम नहीं होने का बोध होता है तो उसको बोलते हैं निषेधात्मक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो देखिए सभी शब्द किसमें शुद्ध हैं, लब्ध प्रतिष्ठ, व्यवहित, मित्रता, माधुर्य, प्रमाणिक, त्रिवार्षिक, सदृश या संतुष्ट। तो देखिए मित्रता और माधुर्यता की बात करें तो ये माधुर्यता है, ये अशुद्ध है क्योंकि ये माधुर्य होता है। शुद्ध कौन सा होता है, माधुर्य होता है। कभी भी यह प्रत्यय और त प्रत्यय ये साथ में नहीं लगता है, तो ये आप ध्यान में रखें। तो इसमें ये तो हो गया अशुद्ध, मित्रता अपने शुद्ध है, माधुर्यता इसमें क्या है अशुद्ध। प्रमाणिक और त्रिवार्षिक, तो देखिए ये होता है त्रैवार्षिक और प्रमाणिक नहीं होता है, ये क्या होता है प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक, तो ये भी अपने हो गया अशुद्ध। और देखिए सदृश्य और संतुष्ट, यहाँ पर ये ठ नहीं होता है, ये क्या होता है संतुष्ट होता है, तो ये भी क्या हो गया अपने अशुद्ध। शुद्ध कौन सा हो जाएगा अपने लब्ध प्रतिष्ठ और व्यवहित, ये वाला शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट अपने हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए व्यवहित का मतलब क्या होता है, व्यवहार में लाया गया, तो ऑप्शन फर्स्ट अपने शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह किस प्रकार का वाक्य है। संकेत वाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य या फिर इच्छावाचक वाक्य। तो देखिए पानी नहीं बरसता तो धान क्या हो जाता, सूख जाता, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, ये संकेतवाचक वाक्य है। और देखिए संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही हो और एक किसी पर संकेत कर रहा हो तो वो संकेतवाचक वाक्य है। जैसे पानी अगर नहीं बरसेगा तो धान क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, मतलब सेकंड वाली जो क्रिया है फर्स्ट पे निर्भर हो रही है, तो ये संकेतवाचक वाक्य है। किसी भी वाक्य में अगर कोई संकेत या फिर कोई शर्त दे रखी है तो वो कौन सा वाक्य है, ये अपने संकेतवाचक वाक्य है। जैसे वर्षा रुक गई तो मैं स्कूल जाऊंगा, ये भी कौन सा वाक्य हो गया, संकेतवाचक वाक्य हो गया, तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा एकदम सही आंसर। और देखिए संदेहवाचक वाक्य कौन सा होता है, तो किसी भी काम को पूरा करने में अगर कोई संदेह या आशंका है तो वो संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे शायद पिताजी आ गए होंगे, शायद पिताजी आ गए होंगे, इसमें क्या है संदेह है, अभी आए हैं या नहीं आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपने संदेहवाचक हो जाएगा। और अपने इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट संकेतवाचक। अगला क्वेश्चन है, अत्युष्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए अत्युष्म शब्द, देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा है, यहाँ पर ये प्लस निशान यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर नहीं लगाए। तो देखिए अत्युष्म का संधि विच्छेद अगर देखें तो क्या होगा, अति धन उष्म, उष्म भी कौन सा, ये बड़े वाला उष्म, अति धन उष्म, ये जैसे अति का ई हो गया, उष्म का हो गया उ, ये ई के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। ये उ आ रहा है तो यहाँ पर ये यू हो जाएगा, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी अपने, ये हो जाएगी अपने यण संधि हो जाएगी। और भी आप नियम पढ़ोगे बुक में तो आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो अपने ऑप्शन कौन सा सही हो गया, अति धन उष्म, अति धन उष्म हो गया अपने सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जिस वाक्य में
एक तो हो साधारण वाक्य और उसके ऊपर डिपेंड या फिर आश्रित कोई अन्य दूसरे वाक्य हो तो उसको क्या बोलते हैं, विधिवाचक वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। तो इसको क्या बोलते हैं, एक तो हो साधारण वाक्य और अन्य कितने भी वाक्य हो 2, 3, 4 वो उस पहले वाक्य के ऊपर आश्रित हो तो उसको बोलते हैं हमेशा मिश्र वाक्य। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा अपने सही आंसर। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो जो औरत, ऐसे देखिए, जो औरत बेटी है वहाँ बेटी है, ऐसे मान लिए, वो मेरी दादी है, वो मेरी दादी है, ये आप समझ सकते हैं। तो देखिए जो औरत वहाँ बेटी है वो मेरी दादी है, तो देखिए वो मेरी दादी है, ये किस पर निर्भर कर रहा है, जो औरत वहाँ पर बैठी है इस पर निर्भर कर रहा है। मतलब जो फर्स्ट वाला वाक्य है सेकंड वाला वाक्य फर्स्ट वाले वाक्य पर हमेशा निर्भर करता है, मतलब आश्रित रहता है, उसको क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें। जैसे देखिए यदि आप परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होगे, यदि आप परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होगे, मतलब उत्तीर्ण कब होगे आप, जब आप परिश्रम करोगे, मतलब ये इस पर निर्भर कर रहा है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, आपने मिश्र वाक्य हो गया या फिर मिश्रित वाक्य हो गया, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, हीनता, अनादर, पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है। तो देखिए हिंदी के जो भी उपसर्ग हैं उनका अलग अलग मतलब है। तो ये उपसर्ग कौन सा है, अनु, अधि, अव या नि। तो ये उपसर्ग हो गया आपने अ उपसर्ग। अ उपसर्ग के क्या भाव है, हीनता, अनादर, पतन को दर्शाता है अ उपसर्ग। जैसे देखिए अगर एग्जाम्पल देखें इसके, अवगुण, अवगुण दर्शाता है हीनता को, मतलब गुण नहीं है उसमें। अवदान, अवदान हो गया, अवज्ञा हो गया, ये सभी हीनता या फिर अनादर या फिर पतन को दर्शा रहे हैं। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा अपने सही आंसर। और देखिए अनु, ये किस भाव को दर्शाता है, अनु का मतलब क्या होता है, पीछे, पीछे या फिर क्रम हो गया। अनु मतलब पीछे, जैसे अनुज मतलब जो बाद में जन्म लेता है या पीछे जन्म लेने वाला। समानता जैसे बात करें तो अनुशासन हो गया, अनुवाद हो गया, अनुरूप हो गया, ये सभी अनु के उदाहरण हैं। बाकी सभी उपसर्गों के अलग अलग भाव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेल न कूदे कूदे तंगी कहावत का क्या अर्थ है। तो देखिए ये भी कहावतों के कितने क्वेश्चन आ गए, लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन हो गए। बेल न कूदे कूदे तंगी, इस कहावत का क्या अर्थ है, सीधा इसका आंसर बता देता हूँ आपको। स्वामी के बल पर नौकर का साहस क्या कहलाता है, बेल न कूदे कूदे तंगी, इस कहावत या मुहावरे का अर्थ है स्वामी के बल पर नौकर का साहस होना। अगला क्वेश्चन है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने पर उचित विकल्प क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर साधारण वाक्य दे रखा है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, इसको बदलना है मिश्र वाक्य में या मिश्रित वाक्य में। तो हमें पता है मिश्रित वाक्य में एक तो होता है मुख्य वाक्य और जितने भी वाक्य दूसरे होते हैं वह फर्स्ट के ऊपर आश्रित होते हैं। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है ऑप्शन, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीद लिया, तो इसमें एक ही वाक्य है तो यह नहीं होगा। अपने मित्र का पुस्तकालय उसने खरीदा, यह भी गलत है। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, तो देखिए ये अपने हो जाएगा एकदम सही आंसर, क्योंकि देखिए उसने उस पुस्तकालय को खरीदा, अभी भी इसमें सस्पेंस है कि किस पुस्तकालय को, कि जो उसके मित्र का था, यानी कि सेकंड वाला फर्स्ट के ऊपर आश्रित है। तो यह हो जाएगा इसमें मिश्रित वाक्य, ऑप्शन थर्ड। और यह उसका मित्र है, उसने उसका पुस्तकालय खरीदा, यहाँ पर और लग रहा है, यहाँ पर यह संयुक्त वाक्य होगा ना कि मिश्रित वाक्य। तो ऑप्शन थर्ड अपने हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह क्या कहलाता है, वाक्य, पदबंध, उपपदबंध या फिर वाक्य। तो देखिए मनुष्य के विचारों को जो पूर्णता से प्रकट करता है उसको क्या कहते हैं, हम उसको बोलते हैं वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, अगर ऐसे देखें अच्छा लड़का है, तो देखिए राम अलग शब्द है, अच्छा लड़का है, इसमें कितने शब्द हो गए, 4 शब्द हो गए। एक साथ इसको बोलेंगे तो अपने सारे विचार इसमें प्रकट कर रहे हैं, तो ये समूह क्या कहलाएंगे अपने, ये वाक्य कहलाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट अपने हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे अपने 2019 के हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्री बीएसटीसी एग्जाम में पूछे गए थे। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। कहाँ से क्वेश्चन आए वो टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि बार बार इन्हीं टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और हिंदी के बहुत सारे टॉपिक मैंने क्वेश्चन के माध्यम से करवा रखे हैं, वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उनकी सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।